मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे जिसे मैंने पिछले वीडियो में लाइक के लिए निर्धारित किया था। जब ये देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आप लोगों का समर्थन और प्यार देखकर मैं बेहद भावुक हो गया हूँ। इसलिए आज मैं आपके लिए एक विशेष एपिसोड लेकर आया हूँ जो मेरे दिल के करीब है। ये आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए है। शांगुआन फेन, जो दूरी में छिपा हुआ था, अपने उत्साह को छिपा नहीं सका। उसकी नजरें जुओ फैन पर टिकी थीं और वह धीमे स्वर में बड़बड़ाया, मास्टर की कीमिया कला, इतनी कम उम्र में इतनी गहरी प्रतिभा, और उनकी खेती का आधार अभी पूरी तरह से परिपक्व भी नहीं हुआ। ये तो वाकई आकाशीय स्तर की कला है, ऐसी गहराई और क्षमता। अगर मैं इस अनमोल रत्न को अपनी दिशा में मोड़ सकूं, तो ये पूरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। बूढ़े गुरु, क्या मैं गलत कह रहा हूं? दूरी में खड़े डैन किंगशेंग ने जुओ फैन की छिपी हुई आभा को देखते हुए हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में विचारों की गहराई छलक रही थी। वह अब भी इस रहस्यमयी युवक की उपस्थिति और उसकी योजनाओं को समझने का प्रयास कर रहा था। ऊंचे मंच पर शांगुआन किंगयान जुओ फैन के करीब खड़ी थी। उसकी नजरें बार बार शांगुआन युलिन की ओर उठतीं और फिर जुओ फैन की ओर लौट आतीं। उसकी मुस्कान में हल्की शरारत छुपी थी, मानो कोई खेल चल रहा हो। तो चचेरे भाई, उसने चंचलता से पूछा, तुम्हारी राय में इनमें से किसे पदोन्नत किया जाना चाहिए? जुओ फैन ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए शांत बने रहने का प्रयास किया। वह जानता था कि किसी भी तरह की जल्दबाजी उसकी छवि को बेली जिंगवेई के सामने कमजोर कर सकती है, लेकिन शांगुआन किंगयान के धैर्य का बांध टूटने को था। जब उसने देखा कि जुओ फैन ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो उसने हल्के से उसका ध्यान खींचते हुए शांगुआन युलिन की ओर इशारा किया। देखो नन, क्या वह भी अपनी कला में विलक्षण नहीं है? जुओ फैन ने बगैर उनकी ओर देखे हल्की नपी तुली आवाज में कहा, बहुत साधारण। यह सुनकर शांगुआन किंगयान के चेहरे पर एक पल के लिए निराशा छा गई, लेकिन तुरंत उसने अपनी भावनाओं को संभाल लिया। उसकी बेचैनी अब जोश में बदल गई, खासतौर पर तब जब उसने देखा कि बेली जिंगवेई ने उनकी बातचीत पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। बेली जिंगवेई ने शांगुआन युलिन को गहराई से देखा। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभरी और उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हो सकता है। उनकी कीमिया क्षमता में कुछ विशेषता है, लेकिन अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। उनके शब्दों में छिपा रहस्य शांगुआन किंगयान की समझ से परे था। वह अपनी सिफारिश पर अडिग रही और उत्साह से बोली, देखिए नन, आपके जैसे महान व्यक्ति ने भी उनकी कला को पहचाना है। क्या यह अपने आप में प्रमाण नहीं है? बेली जिंगवेई हल्के से मुस्कुराए। लड़की, शायद तुम्हारी नजरें भी असाधारण हैं, लेकिन याद रखना, किसी की महानता का निर्धारण केवल क्षमताओं से नहीं, बल्कि उनकी धैर्य और दृढ़ता से होता है। शांगुआन किंगयान ने झिझकते हुए पूछा, तो क्या उन्हें पदोन्नत किया जा सकता है? बेली जिंगवेई ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक गूढ़ मुस्कान तैर गई। क्या लड़की उसे पहले से जानती है? शांगुआन किंगयान ने अपनी चिरपरिचित हंसी के साथ कहा, मुझे क्या पता, मैं उसे कैसे जान सकती हूँ? है। बेली जिंगवेई ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, जानती हो या नहीं, तुम्हारी सिफारिश में दम है, और चूंकि लड़की इतनी दिलचस्प है, मैं इस पर विशेष ध्यान दूंगा। सचमुच? शांगुआन ने चौंकते हुए और हल्के अविश्वास के साथ कहा। बेली जिंगवेई ने हल्के से सिर हिलाया और एक अजीब मुस्कान के साथ बोले, बिल्कुल, आखिर तुम प्राचीन गुरु की चचेरी बहन हो। तुम्हारे सुझावों को नजरअंदाज करना मेरे लिए संभव नहीं। इनका जिक्र जरूर किया जाएगा। धन्यवाद, शांगुआन ने प्रसन्नता के साथ कहा। उसकी मुस्कान गहरी हो गई और उसने जुओ फैन की ओर गर्व से देखा। उसकी भौहें ऊपर उठी, मानो कह रही हो, देखो, मैंने अपने संबंधों का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी मैंने काम करवा लिया। कितनी शानदार हूं। लेकिन जुओ फैन ने यह सब देखकर सिर्फ हल्के से सिर हिलाया और भीतर ही भीतर मुस्कुरा दिया। काश ये लड़की समझती कि इस आदमी की गहरी योजनाएं हैं। तुम्हारी इस खुली सिफारिश से संदेह तो जरूर होगा। वह सिर्फ तुम्हारी बातों को परखने का नाटक कर रहा है। असल में तुमने अपने चचेरे भाई को सीधे उनके सामने रख दिया है। जुओ फैन ने खुद से कहा, खैर, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी यही करना था, लेकिन अगर मैं करता तो ये मेरी छवि पर असर डालता। अब ये लड़की खुद ही मेरे लिए काम कर रही है। हाँ, मजा आ रहा है।
वह भीतर ही भीतर हंसता रहा, जबकि ऊपर से उसने तटस्थता बनाए रखी। वह नीचे की ओर देखने का नाटक करते हुए शांगुआन किंगयान की गर्व भरी नजरों को टाल गया। किंगयान ने थोड़ी खींच के साथ सोचा, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? क्या तुम नहीं समझते कि मैंने तुम्हारे लिए कितना किया है? समय बीतता गया। 3 घंटे बाद बेली जिंगवेई ने सभी प्रतिभागियों को देखा अधिकांश गोलियां बना ली थीं। उन्होंने गार्ड को इशारा किया कि वे गोलियां एकत्र करें, खासकर शांगुआन यूलिन की ओर उनका ध्यान विशेष रूप से केंद्रित था। हालांकि जैसा जुओ फैन ने पहले ही अंदाजा लगाया था, किंगयान की अति उत्सुकता ने बेली जिंगवेई के मन में संदेह पैदा कर दिया। यह लड़की बार बार उसी व्यक्ति की सिफारिश क्यों कर रही है? मुझे इसे गहराई से समझना होगा, लेकिन कोई गलती नहीं कर सकता। हर कदम सावधानी से उठाना होगा। जल्द ही गार्ड ने गोलियों को 2 समूहों में विभाजित किया। एक समूह में मध्यम और निम्न श्रेणी की गोलियां थीं, दूसरी तरफ उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां थीं जो चमकदार और सुंदर थीं, एक अनुभवी कीमियागर की कला को दर्शाती हुई। बेली जिंगवेई ने एक नजर में गोलियों का मूल्यांकन किया और एक शांत इशारे से गार्ड को निर्देश दिया। गार्ड ने समूह से कुछ लोगों को बाहर किया और उन्हें जाने का निर्देश दिया। उनके पीछे से आवाजें उठीं, क्या मैंने 8वीं श्रेणी की गोलियां बनाई, फिर भी मुझे बाहर कर दिया? हाँ, मेरी तो 9वीं श्रेणी की हैं, और फिर भी यह अन्याय है। मेरा काम बेहतरीन था। लेकिन बेली जिंगवेई ने उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। उनकी आवाज में गंभीरता थी जब उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि अपना सर्वश्रेष्ठ दो। जो लोग ऐसा नहीं कर सके उनके लिए अब जगह नहीं है। बाकी बधाई हो, आपने साबित किया है कि आप योग्य हैं। उनकी आवाज में एक गहन दृढ़ता थी जिसने सभी को चुप करा दिया। मंच पर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस सन्नाटे के बीच जुओ फैन के होठों पर हल्की मुस्कान तैर रही थी। खेल में मेरी चालें अब भी सही दिशा में जा रही हैं। दहाड़ के साथ भीड़ में मौजूद सभी लोगों ने अपनी पूरी ताकत से खुशी और उत्साह में चिल्लाना शुरू कर दिया। शांगुआन यूलिन ने अपनी सफल प्रविष्टि पर गर्व के साथ मुट्ठी कसी और अपनी जीत का जश्न मनाया। शांगुआन किंगयान ये देखकर अपनी खुशी को रोक नहीं पाई। उसने तुरंत यूलिन का हाथ थाम लिया और मुस्कान से जुओ फैन की ओर देखा, मानो यह दिखा रही हो कि उसने जीत सुनिश्चित की थी। इसी बीच जुओ फैन ने हल्के मुस्कान के साथ पूरे दृश्य को देखा। उसकी आंखों में एक रहस्यमय शांति थी। अब जबकि स्क्रीनिंग के दूसरे दौर के बाद 50 से अधिक प्रतिभागी बाहर हो चुके थे, केवल 360 लोग बचे थे। उसने सोचा, अब इन लोगों के बीच चयन करना कोई कठिन काम नहीं है। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। नीचे पहाड़ों की गहराई से उठते उत्साह और उमंग भरे शोर के बीच आज बेली जिंगवेई ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक संतोषजनक और रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी। अब जाल बंद करने का समय आ गया है। हा हा हा, सभी लोग मेरे साथ आइए। अब हम अंतिम परीक्षा के लिए फेन तलवार राजा के पास चलेंगे, उन्होंने ठहरकर कहा। उनकी नजरें भीड़ पर दौड़ रही थी, मानो हर चेहरे को परख रही हों। उनके शब्द सुनते ही भीड़ में उत्साह और बढ़ गया। सबने उनकी ओर देखा और तुरंत उनके पीछे चल पड़े। हालांकि जैसे ही जुओ फैन भी उनके पीछे जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा, एक गार्ड ने उसे रास्ते में रोक लिया। उसने झुककर आदरपूर्वक कहा, श्रीमान गु, कृपया यहीं रुक जाएं। आपको अंतिम परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। जुओ फैन ने यह सुनकर थोड़ा अचंभा जताने का नाटक किया, लेकिन कुछ बोले नहीं। तभी बेली जिंगवेई ने खुद को रोकते हुए मुस्कुराकर कहा, आपकी क्षमता के आगे ये परीक्षा अब व्यर्थ है। दान का निर्विवाद राजा बनने के लिए आपका स्थान पहले ही सुनिश्चित हो चुका है। फिर उन्होंने एक हल्की हंसी के साथ कहा, अगर आपको ऊब हो रही हो तो आप महल में गार्ड के साथ घूम सकते हैं या जश्न के लिए हमारे मेहमान कक्ष में जा सकते हैं। जुओ फैन ने यह सब सुनते हुए मासूमियत से पूछा, लेकिन मुझे लगा था कि मैं फेन तलवार राजा से मिल सकूंगा। क्या मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिलेगा? बेली जिंगवेई ने इस पर एक और रहस्यमय मुस्कान के साथ उत्तर दिया, निश्चित रूप से मिलेगा। तलवार राजा खुद आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। कृपया थोड़ा धैर्य रखें। ये कहकर वह अपने साथ बाकी प्रतिभागियों को लेकर आगे बढ़ गए। पीछे खड़े फाइनलिस्ट जो जुओ फैन को इस विशेष सम्मान के साथ छोड़ते देख रहे थे, उनके चेहरे पर ईर्ष्या और असंतोष का मिश्रण था। उन्होंने सोचा, यह कितना अजीब है।
ये व्यक्ति न केवल दूसरे दौर से सीधे दान राजा के रूप में चुना गया, बल्कि उसे तलवार राजा से मिलने का विशेष मौका भी मिला। इतनी किस्मत तो शायद ही किसी के पास हो। हालांकि वे जानते थे कि यह केवल चुओ फैन की अद्वितीय क्षमता के कारण हुआ। उनकी आंखों में एक ही ख्वाहिश थी, काश हम भी उनकी तरह होते। लेकिन शांगुआन युलिन इस विशेष सम्मान को देखकर जलन और क्रोध से भड़क रहा था। उसने अपने दांत पीसते हुए सोचा, मैंने इतनी मेहनत की, हर कदम पर योजना बनाई और असली नायक होने का दावा किया, लेकिन यहाँ सारा श्रेय इस आदमी को मिल रहा है। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? उसकी जलती हुई आंखें जुओ फैन पर टिकी रहीं, जो पूरी स्थिति का लुत्फ उठाते हुए सहजता से खड़ा था। युलिन ने मन ही मन कसम खाई, तुमने मेरा रास्ता रोका है, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। जुओ फैन ने शांगुआन युलिन के चेहरे पर खेलते भावों को देखा, ईर्ष्या, क्रोध और निराशा का मिला जुला रंग। वह खुद को रोक नहीं पाया और हल्के से हंस पड़ा। ऐसा लगा जैसे वह किसी खेल के हर पल का आनंद ले रहा हो। उसने शांगुआन किंगयान का जेड हाथ थाम लिया और गार्ड की ओर देखा, फिर एक विनम्र और उत्सुक आवाज में कहा, यह मेरा पहली बार महल में आना है, क्या मैं इसे थोड़ी और अच्छी तरह देख सकता हूं? गार्ड, जो जुओ फैन के रुतबे को जानता था, झुककर आदर से बोला, बिल्कुल श्रीमान गु, मैं आपको खुद रास्ता दिखाऊंगा। शांगुआन किंगयान ने उसकी ओर सरसरी निगाह डाली। उसकी मुस्कान में कुछ और ही कहानियां छुपी थीं। जुओ फैन ने गार्ड के साथ आगे बढ़ने से पहले शांगुआन युलिन की ओर देखा, मानो उसे चिढ़ाते हुए कह रहा हो, देखो तुम्हारे चचेरे भाई को मैं ले जा रहा हूं। ये देखकर शांगुआन युलिन का चेहरा तमतमा उठा, गाल गुस्से में फड़कने लगे और उसने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। कैसे सहन करूं? मेरे ही चचेरे भाई को कोई और ले जाए और मैं कुछ न कहूं। लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा लिया। उसकी नजरें जुओ फैन पर टिकी थी और उसके दिमाग में एक योजना आकार ले रही थी। ठीक है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जब मैं अंतिम परीक्षा पास कर लूंगा तो मुझे भी भीतर घुसने का मौका मिलेगा। उस समय जुओ फैन से निपटने का सही मौका होगा, कोई शक नहीं करेगा। अपनी इस सोच के साथ शांगुआन युलिन की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसकी चालों में तेजी आ गई और वह बाकी भीड़ के साथ आगे बढ़ने लगा। दूर से ये सब देख रहे शांगुआन फेन ने एक गहरी नजर डैन किंगशेंग पर डाली। हल्के से मुस्कुराते हुए उसने कहा, पुराने दोस्त, अब समय आ गया है जाल बंद करने का। मैं देखना चाहता हूं कि यह मछली कितनी गहराई तक फंसी है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, मानो ये महज एक खेल हो। बेली जिंगवई के नेतृत्व में सभी लोग एक विशाल चौक पर पहुंचे। वहां 3 विशाल और भव्य कुर्सियां रखी हुई थीं, जो नक्काशीदार नाशपाती की लकड़ी से बनी थीं। तीनों में से केवल मध्य की कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा था। सोने के लबादे में सजा उसका व्यक्तित्व इतना भव्य था कि किसी की भी नजरें उस पर जाती। ये कोई और नहीं बल्कि फेन तलवार राजा शांगुआन फेन था। भीड़ में मौजूद अधिकतर लोग, जिन्होंने कभी फेन तलवार राजा को नहीं देखा था, उसकी भव्यता और आभा को देखकर चकित रह गए। लेकिन शांगुआन युलिन ने तुरंत पहचान लिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही है, वह हर तरह से खतरनाक है। जैसे ही बेली जिंगवई ने राजा को देखा, उसने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे फेन तलवार राजा, ड्रैगन तलवार राजा आज क्यों नहीं दिख रहे? फेन तलवार राजा ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, भाई डैन को इन औपचारिकताओं में दिलचस्पी नहीं है, वह महल के अन्य हिस्सों में व्यस्त हैं। यह तो खेदजनक है, बेली जिंगवई ने मुस्कुराते हुए कहा और सहजता से एक अन्य खाली कुर्सी पर बैठ गया। भीड़ के भीतर खड़े लोग ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में अचरज और भय था। यह क्या हो रहा है? हर कोई खुद को यह सवाल कर रहा था। बेली जिंगवई का व्यवहार, उनकी उपस्थिति और वह शांति जो उनके चेहरे पर थी, सबके मन में शक और घबराहट को बढ़ा रही थी। और तभी बेली जिंगवई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अब असली खेल शुरू होगा। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी खुशी थी। भीड़ सन्न रह गई। हर कोई सहमा हुआ था और सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और बेचैनी थी। यहाँ क्या होने? सभी की निगाहें बेली जिंगवई पर टिकी थीं। इस रहस्यमय व्यक्ति की उपस्थिति और उसके हर हाव भाव में ऐसा कुछ था जो हर किसी को बेचैन कर रहा था। वह युवा था, पर उसकी भव्यता और आत्मविश्वास ने उसे तलवार राजा के बराबर ला खड़ा किया। भीड़ में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। ये कौन हो सकता है?
क्या ये वास्तव में फेयन वांगफू का प्रबंधन है? लेकिन अगर ऐसा है तो वह राजा के साथ इतनी घनिष्ठता से कैसे बैठ सकता है? और अगर नहीं है तो वह महल की हर गतिविधि को इतनी कुशलता से कैसे नियंत्रित कर रहा है? शांगुआन फेयन ने इस असमंजस को भांपते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ स्थिति स्पष्ट की। अपने सामने खड़े बेली जिंगवेई की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, आप सभी अभी तक नहीं जानते होंगे, लेकिन यह वह व्यक्ति है जिसने आपकी परीक्षा को इतनी कठोरता से संचालित किया। ये मेरे साम्राज्य के प्रधानमंत्री बेली जिंगवेई हैं। ये सुनते ही भीड़ में जैसे बिजली दौड़ गई। उनके चेहरों पर आश्चर्य, भय और सम्मान के भाव एक साथ उभर आए। उनके लिए यह कल्पना से परे था कि तलवार सितारा साम्राज्य के इतने प्रभावशाली प्रधानमंत्री खुद उनकी परीक्षा का संचालन कर रहे थे। एक गहरी सांस लेकर उनमें से कुछ ने सोचा, अगर हम इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो न केवल हम अपने कौशल के लिए जाने जाएंगे, बल्कि हमारा नाम पूरे साम्राज्य में गूंजेगा। इस विचार ने सभी के दिलों में जोश भर दिया। हालांकि शांगुआन यूलिन के चेहरे पर डर और चिंता साफ छलक रही थी। बेली जिंगवेई का नाम वह पहले से जानता था। वह केवल एक प्रधानमंत्री नहीं था, बल्कि साम्राज्य का सबसे चतुर मस्तिष्क था। उसकी योजना और नीतियां तलवार सितारा साम्राज्य की ताकत की असली जड़ थीं। यह कैसे हो सकता है? क्या यह सच में एक जाल है? यूलिन के मन में सवालों की गूंज थी। उसकी नसें तनाव में थी और माथे पर पसीने की बूंदें साफ छलक रही थीं। अगर यह सच निकला तो पूरा शांगुआन परिवार खतरे में पड़ सकता है। यह अवसर हमें बर्बाद कर देगा। उधर बेली जिंगवेई ने सबकी प्रतिक्रियाओं को बड़े ध्यान से देखा। उसकी तीखी निगाहें हर चेहरे को परख रही थीं, जैसे वह उनके मन की परतों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। जब उसकी नजर शांगुआन यूलिन पर पड़ी तो वह थोड़ी देर के लिए ठहर गया। यूलिन की बेचैनी और झिझक को देखकर बेली जिंगवेई के होठों पर एक हल्की रहस्यमय मुस्कान उभरी। यह लड़का इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या उसके मन में कोई छिपा हुआ डर है, या सचमुच वह किसी साजिश का हिस्सा है? बेली जिंगवेई ने अपनी मुद्रा को सहज बनाए रखा। वह हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, आप सभी यहाँ तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी कला में माहिर हैं। यह आसान सफर नहीं रहा होगा। उसकी आवाज में उत्साह और गंभीरता का अनोखा संतुलन था। भीड़ ने सिर झुकाकर उनका अभिनंदन किया। उनके चेहरे गर्व से दमक रहे थे। तो अगला परीक्षण पूर्णता की परख होगी, बेली जिंगवेई ने कहा। उसकी आवाज में एक रहस्यमय गूंज थी, मानो वह उन्हें चुनौती दे रहा हो और साथ ही उनकी परीक्षा को एक रोमांचक मोड़ देने का संकेत भी। हर कोई ठगा सा महसूस कर रहा था। प्रधानमंत्री बेली जिंगवेई का सवाल हमेशा की तरह रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण था। क्या वह हर बार ऐसा ही करते हैं? आखिर उनकी बातें इतनी अस्पष्ट क्यों होती हैं? हालांकि इस बार उन्होंने उलझाने के बजाय सीधे निर्देश दिए। उनकी आवाज में गंभीरता थी जो पूरे हॉल में गूंज उठी। कीमिया के इस अंतिम दौर में मैं आपसे आपकी कला के शिखर को छूने की अपेक्षा करता हूँ। मुझे सिर्फ एक उच्च श्रेणी की औषधि नहीं चाहिए, बल्कि सर्वोत्तम, एक परिपूर्ण औषधि चाहिए। कोई निश्चित स्तर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप वास्तव में अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखते हैं तो मुझे उच्चतम स्तर की उत्तम जादुई औषधि बनाकर दिखाएं। समझे? भीड़ में हलचल मच गई। सभी ने एक स्वर में जोर से कहा, हाँ प्रधानमंत्री जी, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। उनके चेहरों पर आत्मविश्वास की चमक थी, लेकिन शांगुआन यूलिन के लिए यह आत्मविश्वास केवल दिखावा था। उसका दिल डूब गया। उसने अपने अंदर घबराहट महसूस की। यह तो मेरा अंत है। मेरे जैसे छद्म कीमियागर के लिए यह परीक्षा नामुमकिन है। उसके लिए कीमिया कौशल का प्रदर्शन एक नाटक था जो दूसरों की सहायता और कुछ सतही युक्तियों पर निर्भर करता था। लेकिन यह परीक्षा, यह पूरी तरह से उसकी असली क्षमता को परखने के लिए थी। आग पर नियंत्रण, आत्मिक सामंजस्य और औषधि बनाने की बारीकियां, इन सब का सटीक ज्ञान उसकी पहुंच से बाहर था। उसने चारों ओर देखा। भागने की कोशिश का ख्याल उसके मन में आया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि महल हर तरफ से पहरेदारों और आत्मा पिघलाने वाले संरक्षकों से घिरा हुआ था। और सबसे ऊपर शांगुआन फेयुन की तेज निगाहें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे उसकी हर हरकत का अंदाजा पहले ही लगा लिया हो। अगर मैंने भागने की कोशिश की तो मेरा बचना असंभव होगा। यह ख्याल आते ही उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। वह अंदर ही अंदर टूटने लगा। क्यों मैंने इसमें हिस्सा लिया?
यह तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। उसकी आंखें बार बार जुओ फैन की ओर उठ रही थीं। शायद इस संकट से बाहर निकलने का कोई और रास्ता हो। बेली जिंगवेई, जो हर चेहरे के भावों को पढ़ने में माहिर थे, यूलिन की घबराहट को तुरंत भांप गए। उनकी आंखों में हल्की सी चमक आई। यह व्यक्ति कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा है। क्या इसके मन में कुछ छुपा हुआ है? अपने भावों को शांत रखते हुए बेली जिंगवेई ने हल्के से कहा, तो चलिए शुरू करते हैं। उनकी आवाज में एक रहस्यमय चुनौती थी, जो एक तरफ आत्मविश्वास को बढ़ा रही थी और दूसरी तरफ किसी की कमजोरी को उजागर करने के लिए पर्याप्त थी। और इसके साथ ही परीक्षा की शुरुआत हो गई। यूलिन के दिल में बेचैनी और बढ़ गई। उसका ध्यान पूरी तरह बेली जिंगवेई की गंभीर निगाहों पर था। क्या मैं इस जाल से निकल पाऊंगा? जैसे ही आवाज गिरती है, वातावरण एक तीव्र ऊर्जा से भर जाता है। आग की लपटों की गर्जना के साथ डैन किंग असेंबली ने अपनी प्रतिस्पर्धा का आगाज किया। हर दिशा से कौशल का प्रदर्शन होने लगा। शांगुआन यूलिन ने, चाहे उसकी क्षमता जितनी भी सीमित क्यों न हो, खुद को संभालते हुए अपनी लौ प्रज्वलित की और पूरी कोशिश की। इस बीच चुओ फैन और शांगुआन किंगयान फैन वांगफू के विशाल बगीचे में टहल रहे थे। उनके पीछे कुछ पहरेदार सावधानीपूर्वक चल रहे थे। माहौल में एक अदृश्य तनाव छुपा था, लेकिन जुओ फैन की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। तो ये फैन वांगफू है? क्या यहाँ केवल यही जगह है जो देखने लायक है? क्या यहाँ कहीं कोई असाधारण दृश्य नहीं है जो हमारी आंखों को मंत्रमुग्ध कर दें? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन उसके शब्दों में छुपा उद्देश्य स्पष्ट था। पहरेदार झिझकते हुए रुका और कुछ कहने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। यह महल में ऐसी जगहें हैं, लेकिन वे निषिद्ध क्षेत्र हैं। वहां जाने की अनुमति केवल तलवार राजा के आदेश से मिलती है। जुओ फैन ने सुना तो उसकी आंखों में उत्सुकता की चमक उभरी। निषिद्ध क्षेत्र? तो इसका मतलब है कि वहीं असली रहस्य छुपा है। उसने गहरी सांस लेते हुए हल्के अंदाज में कहा, निषिद्ध क्षेत्र? वाह, तो वहां जरूर कुछ ऐसा होगा जो अविश्वसनीय हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, एक गंभीर और परिचित आवाज ने माहौल को थाम लिया। तुम सब चले जाओ, मुझे और प्राचीन गुरु को अकेले बगीचा देखने दो। जुओ फैन की चाल एक पल को रुक गई। उसने धीरे से मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी छा गई। वहां डैन किंगशेंग खड़े थे। उनकी मुस्कान में रहस्य और आंखों में अनकहा बल। ये डैन किंगशेंग यहाँ क्या कर रहा है? जुओ फैन का मन सवालों से भर गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए गहरी सांस ली। पहरेदारों ने सिर झुकाया और विनम्रता से पीछे हट गए। अब चारों ओर एक रहस्यमयी शांति थी। डैन किंगशेंग ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जुओ फैन की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाया। शांगुआन किंगयान, जो अब तक शांत थी, अचानक बोल पड़ी, क्या आप तलवारों के राजा हैं? क्या ये वही शांगुआन फैन हैं? डैन किंगशेंग ने हल्का हंसते हुए सिर हिलाया। नहीं छोटी लड़की, तलवार सितारा साम्राज्य में 9 तलवार राजा हैं और मैं उनमें से एक हूं। कौन? किंगयान ने हैरानी से पूछा। डैन किंगशेंग ने गर्व से कहा, मैं हूं ड्रैगन तलवार राजा, डैन किंगशेंग। ये सुनकर किंगयान के चेहरे पर चिंता की एक परछाई उभरी। एक और तलवार राजा यहां? उसने घबराहट में सोचा। क्या हमारी योजना अब विफल हो जाएगी? किंगयान की चिंता को महसूस करते हुए जुओ फैन ने हल्के फुसफुसाते स्वर में कहा, चचेरी बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? यह जगह हमारा पिछला बगीचा नहीं है जहां हम जैसा चाहें वैसा करें। किंगयान ने उलझन भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन जुओ फैन ने उसे आंख मारते हुए इशारा किया, जैसे कह रहा हो, शांति रखो, खेल अभी बाकी है। उसकी इस सहजता ने माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया। वह हंसते हुए बोला, और देखो तुम्हारा चेहरा, तुम इतनी बुरी तरह घबरा रही हो कि तुम्हारे गाल सुर्ख हो गए हैं। डैन किंगशेंग ने उनकी बात सुनी तो मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उनके हाव भाव में रहस्य और शक्ति का संगम था। उनका मौन लेकिन प्रभावी व्यक्तित्व कमरे में हर किसी की नसों पर हल्का दबाव बनाए हुए था। जुओ फैन के चेहरे पर फिर से मुस्कान उभरी। ये नाटक लंबा चलने वाला है और मैं इसे अपनी शर्तों पर खेलूंगा। कुछ ही सेकंड में मुझे सब कुछ समझ में आ गया और शांगुआन किंगयान को अचानक यह एहसास हुआ कि मैंने अभी अभी डैन किंगशेंग से मुलाकात की थी। उसका चेहरा एकदम बदल गया, जैसे वह किसी कठिन परिस्थिति में फंस गया हो और उसने अपने पैर छिपाने की कोशिश की। लेकिन जुओ फैन अपनी विशाल काया और कोमलता से
उसे ढकने की कोशिश कर रहा था। शांगवान किंगयान के गुस्से से भरे चेहरे ने अचानक मुड़कर गुर्राया, लेकिन जुओ फैन के शांत हाथों की छुअन ने उसकी तिलमिलाहट को कुछ पल के लिए शांत कर दिया और उसके गालों पर हल्की लाली उभर आई। डैन किंग शेंग ने सिर थोड़ा ऊंचा किया, शांगवान किंगयान की ओर झुका और कुछ पल के लिए गहरे विचार में डूब गया। फिर उसने धीरे से कहा, मैं समझ सकता हूं तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन देखो हम सभी यहाँ मेहमान हैं और इस जगह पर हर कोई बूढ़े को कुछ सम्मान देता है और तुम इस सम्मान का प्रतीक पकड़े हुए हो। यह कहते हुए डैन किंगशेंग ने एक धातु का चिन्ह निकाला और उसे धीरे से आगे बढ़ाया, जिस पर डैन शब्द उकेरा गया था। यह संकेत था सिर्फ एक चिन्ह नहीं, बल्कि उसकी ताकत और सम्मान का प्रतीक। उसकी आवाज में हल्की हंसी थी, लेकिन अंदर छिपा एक गहरा संदेश था, जैसा कि वह जानता था कि इस समय की स्थिति से बाहर निकलने के लिए यह कदम जरूरी था। यहाँ आपकी कहानी को और अधिक भावनात्मक रूप से गहराई में और जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अचानक शांगवान किंगयान को यह समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए और उसने जुओ फैन को एक नजर से देखा। चूंकि ड्रैगन तलवार राजा तुम्हें इतना अहमियत देता है, तो तुम इसे ले सकते हो और इसका आनंद ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना बहुत दूर मत जाना। 1 घंटे बाद इसे वापस लौटाना होगा। उसने बड़े भाई की तरह उसके सिर पर हल्का सा हाथ थपथपाया और हंसते हुए कहा। थोड़ा सिर झुकाकर शांगवान किंगयान ने उसे सम्मानपूर्वक स्वीकार किया और आभार व्यक्त किया। फिर उसने एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ने का अभिनय किया। हालांकि जाते समय वह खुद को रोक नहीं पाई और एक आखिरी बार जुओ फैन को गहराई से देखा। उसकी आंखों में एक सूक्ष्म सी चिंता थी। आखिरकार अब उसे अकेले एक मास्टर तलवारबाज का सामना करना था, लेकिन वह अपनी असलियत नहीं दिखाना चाहती थी। फिर भी वह जानती थी कि जुओ फैन का इस तलवार राजा के साथ एक पुराना संबंध है और यह वही था जो यहाँ असली आकर्षण था। अन्यथा जुओ फैन कैसे अपनी चंचल चतुराई को काम में ला सकता था और डैन किंगशेंग के साथ मिलकर उसे दूर कर सकता था। वास्तव में वह जुओ फैन को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जुओ फैन और डैन किंगशेंग ने मिलकर उसे जाने का रास्ता दिखाया। लेकिन यह सब कुछ उसके समझ से बाहर था और वह चुपचाप सोचती रही। उसकी आंखें बदल गई और उसके पैर हल्के से कांपे जब जुओ फैन ने उसे जाने का एक मौका दिया। शांगवान किंगयान की आकृति धीरे धीरे दूर होती गई और जुओ फैन को राहत की एक गहरी सांस लेने का मौका मिला। डैन किंगशेंग ने उसे एक गहरी नजर से देखा, फिर उसने सिर झुकाकर मुस्कराया और हल्के से मजाक करते हुए कहा, क्यों, लगता है कि तुम पर नजर रखी जा रही थी। आप क्यों देख रहे हैं वरिष्ठ? जुओ फैन ने भी मुस्कुराते हुए उसका सामना किया। डैन किंगशेंग ने सिर हल्के से झुकाकर कहा, अगर नहीं तो वह लड़की तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तुम्हें उसे दूर करने के लिए बहाना क्यों ढूंढना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, तुम तो छोटे बच्चे हो, हमेशा चालें चलते रहते हो। वह लड़की खुद तो टूट गई है और अब वह तुम्हारे लिए सुरक्षा का दिखावा कर रही है। दरअसल वह तुमसे कुछ अलग चाहती है, पैसे के लिए। तुम्हें यह समझना चाहिए कि पैसा अक्सर लोगों को निगल लेता है। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, जुओ फैन ने चुटकी लेते हुए उत्तर दिया। यह कोई प्रशंसा नहीं है, यह एक चेतावनी है। डैन किंगशेंग की आंखों में एक तीव्र चमक थी और उसने कहा, वह लड़की शांगुआन परिवार से है और तुम्हें उनके साथ उलझने से बचना चाहिए। ओह, क्या आप ये जानते हैं? जुओ फैन ने पूछा। उसकी आंखों में एक उत्सुकता थी। हे, बेशक, सिर्फ शांगुआन परिवार के लोग ही अब फेयन पैलेस में घुसने की हिम्मत रखते हैं। डैन किंगशेंग ने गहरी सांस ली और सहजता से कहा, इस लड़की की नजर से तो मैं लंबे समय से पहचान चुका हूं कि उसके दिल में कुछ और छिपा है। अगर तुम हर समय उसके साथ रहोगे तो मुझे डर है कि यह धीरे धीरे तुम्हारे लिए खतरे का कारण बन सकता है। जुओ फैन ने हल्के से सिर झुकाकर कहा, 100 मील देशांतर? क्या वह तलवार सितारा साम्राज्य का प्रधानमंत्री था? क्या वह फेयन शहर में भी आया था? डैन किंगशेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों अभी देख रहे हो, लेकिन ये अटकलें नहीं हैं। यह अनुमान है कि वह पहले ही तुमसे नफरत करता है। अगर उसे यह पता चला कि तुम शांगुआन परिवार से जुड़े हो, तो तुम्हें तुरंत सम्राट की राजधानी ले जाया जाएगा। आंखें थोड़ी सी खाली सी हो गई और जुओ फैन ने सोचते हुए कहा, ओह, ये वही बच्चा है। अब समझ आया, ये तो उसी सम्राट का प्रधानमंत्री है। यही कारण है कि वह शांगुआन परिवार से जुड़ा है। तुम अब भी मुस्कुरा रहे हो?
डैन किंगशेंग ने एक हल्की सी हंसी छोड़ी। बेहद असहायता से अपनी आंखें घुमाते हुए डैन किंगशेंग ने आहें भरने से खुद को नहीं रोका। बेटा, वो 100 मील अक्षांश और देशांतर वाले लोग साधारण नहीं होते, वे बेहद चतुर होते हैं। वे हर चीज का बारीकी से विश्लेषण करते हैं, ब्रह्मांड को अपनी पकड़ में करने की ताकत रखते हैं। हालांकि तुम आज तक अपनी पहचान छिपाने में सक्षम रहे हो, लेकिन 3 या 2 दिनों में उन्हें संदेह होना तय है और फिर तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। जिस किसी ने तुम्हारी ओर आंखें गड़ाई है, उससे बचना और भी मुश्किल होगा। सिर हल्के से झुकाकर जुओ फैन ने अपनी सहमति दी। मैं समझता हूँ, झोंगझोउ में प्रवेश करने के बाद उसका नाम मुझे पहले से ही जाना पहचाना था, और अब जब मैं असल में उन लोगों से मिल रहा हूं तो उनका नाम सच में सही साबित हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसे खुलासा होने में 3 या 2 दिन नहीं लगेंगे। मैं कहूंगा कि 1-2 दिन के भीतर ही वो मेरी असली पहचान जान लेगा। ओह, ये मेरी पहचान है जिसका उपनाम गु है और शांगुआन परिवार से जुड़ी हुई है। क्या? डैन किंगशेंग ने चौंकते हुए कहा। तुम्हारी पहचान तो कुछ ही घंटों में उजागर हो जाएगी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? जुओ फैन ने बेमन से कंधे उचकाते हुए कहा। क्योंकि वह जाल अब खुद ही बंद कर चुका है, मैं ही अपनी आंखों से देख सकता हूं। इसे डैन किंग सम्मेलन कहा गया है, लेकिन असल में वह कई कारणों से असली कीमियागर को बाहर लाने की कोशिश कर रहा है, और बाकी सब बस जासूसों की तरह हैं। ओह मिस्टर डैन, आप तो अभी तक नहीं जानते। इस बार शांगुआन परिवार ने 2 जासूस भेजे हैं और मैं बस इंतजार कर रहा हूं। असली जासूस अब जाल में है, बस पकड़े जाने का इंतजार कर रहा है। मेरा अनुमान है कि 1-2 घंटे में उस लड़के को बाहर निकाल लिया जाएगा। फिर मुझे यह स्वीकार करना होगा और मेरी पहचान स्वाभाविक रूप से सामने आ जाएगी। तो तुम फिर भी इतने शांत हो? डैन किंगशेंग हैरान होकर बोला। अगर तुम सचमुच जाल में फंस गए तो बूढ़ा आदमी भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जुओ फैन ने उसकी ओर गहरी नजर डाली, फिर जोर से हंसी रोकते हुए कहा, वरिष्ठ, मुझे नहीं लगता कि आप सच में मुझे बचाना चाहते हैं। अफसोस, आपने तो युवा पीढ़ी के दिलों को सच्चे तरीके से छुआ है। क्या? डैन किंगशेंग ने चौंकते हुए पूछा। क्या तुम सच में नहीं समझते? यह सिर्फ तुम्हारे साथ दोस्ती की खातिर था, ताकि तुम्हें इतना जल्दी न मरने दिया जाए। जुओ फैन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और एक लंबी सांस लेते हुए कहा, लगता है कि अब आप भी मेरे सामने हैं, तो मैं निश्चिंत हो सकता हूं। हा हा हा। अफसोस, शायद आपका बच्चा अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। हालांकि बूढ़ा आदमी मेरे सामने है, यह बूढ़े आदमी का क्षेत्र नहीं है। आराम करो वरिष्ठ, कनिष्ठ ठीक रहेगा। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आवाज में एक रहस्यमयी ध्वनि थी। मैंने पहले ही इस बारे में सोचा है और आदमी को देखकर उसका आकार पहचान सकता हूं। बेली जिंगवेई निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैंने पहले ही उसे अपनी असली क्षमता दिखा दी है। उसे मुझे मारने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, और शांगुआन परिवार के पिंगशुई से मिलकर मैं उसे इतना भी अजनबी नहीं मानता। वहां अभी भी बचने की गुंजाइश है। उसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। डैन किंगशेंग ने जू फैन को देखा और हल्के से गुनगुनाया, हे, तुम्हारा बच्चा काफी आत्मविश्वासी है। बेली जिंगवेई मसालेदार और निर्णायक है। वह सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आता है, लेकिन जैसे ही तुम सिर घुमाओगे वह एकदम से यान लुओ के चेहरे में बदल सकता है। अति आत्मविश्वास, तुम खुद को गहरे संकट में डाल रहे हो। नहीं, आप इसे गलत समझ रहे हैं, जुओ फैन ने कहा। जब कोई किसी को मारना चाहता है तो यह या तो भावना के कारण होता है, या अस्थि मज्जा में गहरी नफरत के कारण, या फिर कुछ ठोस कारण होता है, लेकिन मारने के लिए हमेशा कोई कारण होना चाहिए। धीरे से अपना सिर हिलाते हुए जो फैन की आंखों में एक चमकते हुए जज्बे की लहर दौड़ी, जैसे उसने हर चीज को समझ लिया हो, और उसकी आवाज में आत्मविश्वास की गहरी धारा बहने लगी। मैंने जो कारण बताया वो भावनाओं से जुड़ा है, लेकिन अगर यह उसे हिला नहीं सका तो पीछे एक और कारण है। असल में वह शांगुआन परिवार से निपटने के लिए एक बड़ी मछली को जाल में फंसा रहा है। यह सिर्फ पहले कदम का हिस्सा है। असली खेल तो अब शुरू होगा। वह मुझे मारने की बजाय मुझे अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करेगा। तो वह मुझे क्यों मारेगा? हाँ, इसका कोई कारण नहीं है। थोड़ी सी आंखें सिकोड़ते हुए डैन किंगशेंग ने जुओ फैन को बड़ी गहराई से देखा, जैसे वह उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो।
कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने सिर झुकाकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तुम उस 100 मील के अक्षांश और देशांतर की तरह हो जिस पर एक संगठन का दबाव बढ़ चुका है। वह बहुत मुश्किल रास्ते से गुजर रहा है। अगर आज वह खुद को खो बैठा तो तुम उसे अब भी हिला पाओगे? ज़ुओफेन ने थोड़ी देर के लिए खामोश होकर सोचा, फिर उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। उसने बुरी तरह मुस्कुराते हुए कहा, कृपया वरिष्ठों से मदद की उम्मीद है। फिर एक हल्का सा ठहाका लगाया जो कुछ संदिग्ध था, लेकिन डैन किंगशेंग के चेहरे पर कोई चिढ़न नहीं आई। डैन किंगशेंग ने नाक से हल्की सी हंसी उड़ाई और कहा, तुम मेरी मदद चाहते हो? हमारा रिश्ता शुरू से इतना गहरा नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा जोखिम उठाऊं। तुम जानते हो, वहां बहुत कुछ है जो मैं तुमसे नहीं कह सकता। ज़ुओफेन ने सिर झुकाया और हल्की आवाज में कहा, समझ गया डैन लाओ। और अपराजित जियानजुन के बीच की लड़ाई सच में एक कष्टकारी स्थिति थी। अनुमान है वह 5 चालों में हार गए होंगे। डैन किंगशेंग की दाढ़ी थोड़ी सी कांप उठी और वह गुस्से से ज़ुओफेन को घूरने लगा। क्या तुम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? क्या ये कोई गैंगस्टर की लड़ाई है या मास्टर की प्रतियोगिता? ज़ुओफेन ने हंसते हुए कहा, वैसे भी ये थोड़ा बहुत वैसा ही लगता है, बस नाम का फर्क है। बाहर कुछ अफवाहें हैं जिन्हें मैंने सुना है। हा हा हा। वह अपनी हंसी को नियंत्रित नहीं कर सका, फिर धीरे से कहा, लेकिन इस लड़ाई की वजह से डैन लाओ को तलवार सितारा साम्राज्य के 9 महान तलवार राजाओं में से एक बनने का मौका मिला और उसे ड्रैगन तलवार राजा को हराना पड़ा। लेकिन इस सब के पीछे तुम्हारा आदर्श और तुम्हारा मासूम जीवन है। डैन हमेशा एक धर्मात्मा और दयालु इंसान रहे हैं और वह कभी भी बेईमानी का साथ नहीं देंगे। ये भी वही है जो तलवार सितारा साम्राज्य में तुमसे जुड़ी चीजों को देखता है। डैन किंगशेंग की पलकों में हल्का सा झुकाव हुआ और वह चुपचाप एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ दर्द था, जैसे वह किसी पुराने समय को याद कर रहा हो। बूढ़े आदमी ने पहले ही कहा था, जीजो के पहले व्यक्ति के बारे में क्या अब जीजो दूसरों के हाथ में नहीं है? मुझे खुशी है कि मैं ऑप्टिमस तलवार को वहां से नहीं लाया, क्योंकि अब अगर मुझे जीजो पर भरोसा होता तो यह मुश्किल हो जाता। फिर जैसे उसे अचानक समझ में आ गया हो, डैन किंगशेंग ने ज़ुओफेन को एक नजर से देखा और कहा, हे, बूढ़े आदमी को एक बात समझ में नहीं आई। तुम शांगुआन के परिवार के साथ क्यों जुड़े हो? क्या तुम सिर्फ उड़ती हुई तलवार के लिए ही झोंकझों आए थे? ज़ुओफेन ने धीरे से सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बस ऐसा हुआ, लेकिन मेरा उद्देश्य उनसे थोड़ा अलग है, चोंगटियानजियान। हाँ, मुझे सच में उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। शांगुआन परिवार के जीवन और मृत्यु से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डैन किंगशेंग के चेहरे पर हल्का तनाव था, लेकिन वह जानता था कि ज़ुओफेन की बातें ठीक थीं। उसने धीमे से कहा, यह सबसे अच्छा है कि तुम उनके साथ ज्यादा गहरे रिश्ते में न हो, क्योंकि इस बार शांगुआन परिवार से बचना सच में बहुत मुश्किल हो सकता है। गहरी सांस लेते हुए डैन किंगशेंग ने अपना सिर धीमे से घुमाया और दूर देखा, जहां एक भयंकर आग जल रही थी, लेकिन वह डैन किंग सम्मेलन के अंतिम परीक्षण का स्थान था। उसकी आंखों में चिंता और संजीदगी की झलक थी। शांगुआन, फेन और बेली जिंगवेई ने सेना में शामिल हो गए। इस बार शांगुआन परिवार मुश्किल में है, जैसे कीचड़ में डूबे हुए हों। अब वह कभी भी भागने का नहीं सोच रहे हैं। ये वही स्थिति है जहां एक साथी अपने साथी को देखता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। बहुत समय बाद पुराने परिचितों से मिलना दुर्लभ होता है, और विशेष रूप से ज़ुओफेन, जो कि बूढ़ा आदमी और आप, हम एकजुट हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी तरह का खतरा हो। डैन किंगशेंग की चिंता भरी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन ज़ुओफेन ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना सिर हिलाया। उसका आत्मविश्वास और धैर्य साफ झलक रहा था। चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से सावधान रहूंगा। बूढ़ा आदमी राहत महसूस कर रहा है। डैन किंगशेंग ने ज़ुओफेन की बाहों को हल्के से थपथ पाया और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस बार मैं यहाँ आपसे मिलने आया था ताकि ये जान सकूं कि आप सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन अब आपके आत्मविश्वास को देखकर लगता है कि कोई समस्या नहीं होगी। ये वैसा ही है जैसे आप सेंगयोंग मीटिंग में थे। जब आप आगे बढ़ते हो, सब कुछ आपकी मुट्ठी में होता है, लेकिन हमेशा अपवाद होते हैं। अगर आप खतरे में पड़ते हैं तो बूढ़ा आदमी पूरी कोशिश करेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको बचाने के लिए और क्या कर सकता हूं, यह मैं नहीं जानता।
जुओ फैन ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक डैन किंगशेंग के कान में कुछ फुसफुसाया। डैन किंगशेंग ने उसे अजीब तरीके से देखा, एक भौना चढ़ाते हुए। तो क्या आप सच में अपनी जान बचा सकते हैं? शायद, जुओ फैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हा हा हा। उसकी हंसी हल्की थी, लेकिन फिर भी एक दृढ़ता और आत्मविश्वास छुपा हुआ था। दूसरी ओर पिछवाड़े के चौक में आखिरी राक्षसी लौ बुझ गई और सभी जादुई गोली परिष्कृत हो गई। शाही महल के पहरेदार तुरंत जांच के लिए आगे बढ़े और जल्द ही अमर के इस बैच को 2 बैचों में विभाजित कर दिया। लेकिन इस बार 2 बैचों के बीच का अंतर काफी बड़ा था। एक बैच में सभी गोल और सुनहरे थे, जैसे कीमियागर की ठोस नींव का प्रतीक। दूसरी ओर दूसरे बैच में अधिकतर डैन साधारण थे, जिनकी स्थिति बहुत कमजोर और अजीब थी। ये पहली नजर में एक अनुभवी कीमिया मास्टर नहीं, बल्कि एक छद्म मास्टर का आभास देता था। हालांकि इस बैच में संख्या बहुत कम थी, सिर्फ 5 लोग। 5 पवित्र बिंदु जो 100 मील के अक्षांश और देशांतर द्वारा इंगित किए गए थे, उनके लिए यह एक अजीब संकेत था। यह समूह खत्म हो चुका है। भीड़ के बीच 4 लोग चुपचाप आहें भर रहे थे और अकेले खड़े थे, लेकिन केवल एक व्यक्ति था जिसने राहत की एक लंबी सांस ली, जैसे कि कोई भारी बोझ उतार दिया हो। वह कोई और नहीं बल्कि शांगुआन यूलिन था। अब जब सब कुछ समाप्त हो गया था, तो इन 5 लोगों ने बिना किसी और आदेश के धीरे से महल से बाहर जाने का रास्ता लिया। बाकी लोग उन्हें देख रहे थे, उनके चेहरों पर तिरस्कार और खुशी की झलक थी। ओह कचरा, तुम तो पहले ही खत्म हो चुके थे, और तुम जैसी कीट हमारी कीमिया टीम में कैसे आ गए? लेकिन अगले पल बेली जिंगवेई अपनी ओर इशारा करते हुए गार्डों के साथ कदम बढ़ाए और उन्हें एक करके रोक लिया। सभी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, बिना किसी समझ के। बधाई हो, आप फाइनलिस्ट हैं। 31 लोग शाही राजधानी में बस सकते हैं। कृपया खुशखबरी का इंतजार करने के लिए साइड हॉल में आइए। सबसे पहले वे लोग आए जिन्होंने कीमिया में सफलता प्राप्त की थी। बेली जिंगवेई ने अपनी मुट्ठी को हल्का सा भींचा, फिर इशारा किया और हल्की सी मुस्कान के साथ हंसा। जैसे ही लोग ये देख पाए, उन्होंने खुशी से 3 फीट ऊंची छलांग लगाई और अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाए। फिर वे अंगरक्षकों के साथ खुश खुश वहां से चले गए। जाते जाते शांगुआन यूलिन के 5 एलिमेंटर धीरे धीरे अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कुछ उकसाने के अंदाज में खड़े हो गए। सबके चले जाने के बाद बेली जिंगवेई ने 5 को अपने सामने बुलाया और अचानक उसका चेहरा कठोर हो गया। उसी समय शांगुआन फेन ने उनके चेहरे के भावों को पढ़ लिया, जो कि बहुत ठंडे थे। बेली जिंगवेई ने धीरे से चाय का कटोरा उठाया और उसे हल्के से बांधा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि इन 5 को क्यों छोड़ा गया है? मुझे नहीं पता, कृपया हमें बताएं प्रधानमंत्री। 5 के शरीर हल्के से कांपने लगे और उनकी आवाज में घबराहट साफ छलक रही थी। बेली जिंगवेई की हल्की मुस्कान बनी रही, लेकिन उसने अपना हाथ हिलाया और अभी अभी परिष्कृत किया हुआ अमृत जमीन पर फेंक दिया। फिर हंसते हुए उसने कहा, आप सभी ने 8वीं श्रेणी की गोली परिष्कृत की है, अब आप 7वीं श्रेणी की गोली क्यों नहीं बना सकते? गालों से धुआं निकलने लगा और 5 ने एक दूसरे को देखा। सब घबराए हुए थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाया। सच बताऊं, क्योंकि आपकी कीमिया तकनीक बिल्कुल ठोस नहीं है और कुछ तो सिर्फ अस्थायी साधना करने के लिए जूझ रहे हैं। इस पर शांगुआन यूलिन का शरीर चौंकने से कांप उठा और पसीना उसके शरीर पर फैल गया। बेली जिंगवेई की आंखों में एक अजीब मुस्कान थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब जब महामहिम गंभीर रूप से घायल है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर आपका कीमिया स्तर कम है? फिर भी आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन यहां आकर आपको यह दिखावा करने की जरूरत नहीं थी कि आप कीमिया के मास्टर हैं। अगर आपको राजकुमार की तरफ से दबाव पड़ा और स्थिति बिगड़ी, तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई नहीं, सिवाय आपके। प्रधानमंत्री, कृपया हमें माफ करें, हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। 5 लोग डर से कांपते हुए झुके और उनके घुटने जमीन को छूने लगे, जैसे पूरी दुनिया उनका बोझ महसूस कर रही हो। शांगुआन यूलिन इतनी घबराहट से घिरा था कि वह अपने दिल में भटक रहा था और रो रहा था। उसकी सारी स्थिति बहुत असहज थी। वह जानता था कि वह शांगुआन परिवार का जासूस था और इस तरह के मामलों में उसकी जान खतरे में थी। बेली जिंगवेई ने उन 5 को एक ठंडी नजर से देखा और फिर मुस्कुराया। फिर उसने शांगुआन को एक आंख मारी।
उसकी नजर से सब कुछ समझते हुए शांगुआन फेयुन ने गहरी सांस ली और फिर हल्के से कहा, उठो, तुम मरने के लायक हो, लेकिन फिर भी इस राजा को तुम्हें एक और मौका देना होगा। अगर तुम इस राजा द्वारा पूछे गए एक सवाल का सही जवाब दे सकते हो तो मैं तुम्हारे पापों को माफ कर दूंगा और तुम्हें जाने दूंगा। धन्यवाद भगवान, कृपया हमें मौका दें। पांचों लोग घुटने टेकते हुए आगे बढ़े और विनम्रता से बोले। शांगुआन फेयुन ने हल्का सा सिर हिलाया, थोड़ा सोचा और फिर चुपचाप कहा, शायद तुम नहीं जानते, मैं शांगुआन फेन हूँ और बचपन से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति रहा हूँ। हमेशा अपने साथियों में सबसे ऊपर रहा हूँ, कोई भी मुझे पार नहीं कर सकता। अंततः मैंने डोंगजो में पहले मास्टर का दर्जा हासिल किया। ये सुनकर पांचों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में उलझन और समझ का मिलाजुला भाव था। तलवार राजा का मतलब क्या था? क्यों कोई सवाल नहीं पूछा गया? जैसे ही शांगुआन फेन ने अपने अतीत में खो जाने के संकेत दिए, उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और विचारमग्नता थी। उसने धीरे से कहा, लेकिन यह राशाली गुआंगजोंग याओजू आखिरकार परिवार के मुखिया से विरासत में मिला, लेकिन मेरे पिता ने वह पद अपने बड़े भाई को दे दिया, मैं नहीं था। कहते हैं मुझे बहुत शत्रुतापूर्ण माना जाता था और गृहस्वामी के लिए मैं अच्छा विकल्प नहीं था। हाँ, मार्शल आर्ट्स जो शत्रुतापूर्ण नहीं होते, क्या वे सच में मार्शल आर्ट्स कहलाते हैं? यही वजह थी कि मैंने परिवार छोड़ दिया और शांगुआन के परिवार से जुड़ने का दूसरा रास्ता अपनाया। और अब शांगुआन फेन की नस शांगुआन परिवार की रूढ़िवादी धारा है, जो परिवार की पूरी ताकत का प्रतीक है। क्या तुम लोग इसे समझते हो? पांचों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में भरम और संकोच था। क्या यही सच है? क्या यह केवल एक साधारण बात है जिसे स्वीकार किया जाए? क्या वे सिर्फ चापलूसी नहीं कर रहे हैं? कोई भी इस स्थिति में यही करता। सभी ने धीरे से सिर हिलाया। क्या यह सच है? ठीक है, तो इसे स्वीकार कर लो। शांगुआन फेन ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात को आगे बढ़ाया। अब जब तुमने इसे स्वीकार कर लिया है तो मैं अपना सवाल पूछूंगा। जब शांगुआन परिवार अपने पूर्वजों को बलि चढ़ाता है तो क्या वे बलि देने से पहले स्नान करते हैं और धूप जलाते हैं? सभी पांचों कुछ क्षणों के लिए चुप रहे, पूरी तरह से चकराए हुए। वे कैसे जान सकते थे कि शांगुआन परिवार के रीति रिवाज क्या होते हैं? उन्हें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और डोंगजोउ के लोग भी नहीं जानते थे। ये उनका निजी मामला था, बाहरी लोग कैसे जान सकते थे? क्या ये सवाल केवल हमारे साथ खेल रहे हैं? लेकिन उन पांचों को ये नहीं पता था कि शांगुआन फेन का ये सवाल कोई साधारण सवाल नहीं था। दरअसल ये सवाल उनके लिए नहीं था, बल्कि शांगुआन परिवार के लिए था। इसे पूछने का मकसद यह था कि वे किसी प्रकार की गड़बड़ी से बच सकें, ताकि वे अपने वास्तविक इरादों को उजागर न कर सकें। इसके अलावा जहां पूर्वजों का बलिदान पारिवारिक रीति रिवाजों से जुड़ा था, शांगुआन फेन ने यह सवाल किया ताकि शांगुआन परिवार के लोग खुद को इस स्थिति में अधिक चौकस महसूस करें। इस तरीके से वे अधिक आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो सकते थे और परिवार में विश्वासघात का खतरा कम हो जाता। किसी भी व्यक्ति के लिए यह स्वीकार करना कि वे परिवार को धोखा देने जा रहे हैं एक कठिन और जटिल प्रक्रिया होती है। लेकिन अब शांगुआन फेन ने यह संकेत दिया कि किसी भी शख्स को धोखा देना केवल एक बाहर से आई बात नहीं है। असल में यह पुरानी शाखाओं से भरोसा हासिल करने की प्रक्रिया थी। और साथ ही शांगुआन फेन भी शांगुआन परिवार के मालिकों में से एक था। किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए यह पहचानना कि कौन रूढ़िवादी है और कौन नहीं आसान नहीं था। यह धारणा का सवाल था और साथ ही ये जानने का भी कि किसे भरोसा किया जा सकता है और किसे नहीं। बेली जिंगवई चाय का कटोरा हल्के से पकड़े हुए, उसकी आंखों में एक चमक थी और उसने पांचों को घूरते हुए देखा, विशेषकर शांगुआन यूलिन को, जो अब असहज महसूस कर रहा था। धीरे धीरे खड़ा हुआ बेली जिंगवई के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ वह उन पांचों संदिग्धों के सामने चला आया जिनके चेहरे पर भय की छाया थी। फिर वह पहले व्यक्ति के सामने रुक गया, हल्का सा हंसा और उसकी आवाज में एक गहरी समझ छिपी हुई थी। यह अवसर तुम्हारे लिए छोड़ा गया है। क्या तुम इसे पहचान पाओगे? यह तुम्हारी किस्मत और समझ पर निर्भर करेगा। उसकी आंखों में एक चमक सी थी, जैसे वह हर एक आदमी की गहरी सोच को परख रहा हो, और बेली जिंगवई ने देखा कि वह आदमी अपनी हालत से लगभग बौखलाया हुआ था। वह आदमी घबराहट में कांपते हुए बोला, वरिष्ठ प्रधानमंत्री लॉर्ड स्वॉर्ड किंग,
मैं कभी भी ऐसा दुस्साहस नहीं करूंगा। मुझे तो बस अनजाने में वह प्रश्न पूछा था। मुझे नहीं पता था कि यह इतना बड़ा अपराध बन जाएगा। तुम्हें पता है कि तुम्हारा अपराध कितना बड़ा है, फिर भी तुम इस जीवन को और संभालने का मौका पाओ, इसे और भी संजीदगी से संभालो। बेली जिंगवेई की आंखों में एक ठंडक थी और उसकी आवाज ने उस आदमी को और भी ज्यादा डर में डाल दिया। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था, पसीने से तर हो गया था और उसने लगभग कांपते हुए कहा, मैं सच में नहीं जानता। मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल रहा हूं। कृपया मुझे जीवन दान दे दें। बेली जिंगवेई ने उसे गहरे से देखा। उसकी आंखों में एक अस्पष्ट भाव था, जैसे वह उसके शब्दों में पूरी तरह से उलझा हुआ हो। फिर उसने अपनी आंखें शांगुआन फैन पर डाली और धीरे से सिर हिलाया। शांगुआन फैन ने हल्का सा गुनगुनाया और फिर उसकी ओर इशारा किया। उस आदमी ने एक कराहती हुई आवाज सुनी और इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, वह अचानक चुप हो गया, जैसे उसके अस्तित्व को ही मिटा दिया गया हो। खून का एक तेज धारा जैसे एक तूफान की तरह चारों ओर फैल गया और वह चारों लोग खड़े थे। उनके शरीर पर खून की चिपचिपाहट और गर्मी महसूस हो रही थी। घबराहट और डर ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया था। उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पूरी तरह से टूट चुकी थी। वे एक दूसरे को डर से देखने लगे। उनके पैर अस्थिर हो गए और अचानक उन्हें एक अजीब सी कड़ी घबराहट महसूस हुई, जैसे कुछ बहुत भयानक हुआ हो। बेली जिंगवेई ने गहरी सांस ली और शांति से कहा, अज्ञानता पाप है। तुम्हें तो किसी ऐसे साधारण सवाल का जवाब भी नहीं आ पाया जो इतना सीधा था। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वह शांति से खून से सने हुए जमीन को देख रहा था। उसकी मुस्कान पूरी तरह से बदल चुकी थी, जैसे उसने अपनी जीत हासिल कर ली हो। फिर वह दूसरे व्यक्ति के पास धीरे धीरे बढ़ा, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो क्या तुम जानते हो इसका उत्तर? एक हल्की सी आवाज आई और फिर बेली जिंगवेई ने उस व्यक्ति को छुआ। उसे ऐसा लगा जैसे भारी दबाव उसकी पूरी हड्डियों को दबा रहा हो। उसके पैर अकस्मात कमजोर हो गए और वह गिरते गिरते बचे। लेकिन बेली जिंगवेई की तेज नजर से वह व्यक्ति गिरने से बच गया। फिर भी उसने शारीरिक उत्तेजना से नियंत्रण खो दिया और उसके शरीर से शारीरिक रूप से शर्मिंदगी महसूस होती हुई एक लकीर बहने लगी। शांगुआन फेयन ने उसे घृणा से देखा और एक गहरी सांस ली, जैसे उसे गुस्सा आ गया हो। वह अपने नथुने बंद कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्से और असंतोष का मिश्रण था। बेली जिंगवेई की हंसी गहरी, अर्थपूर्ण थी, जैसे वह किसी गंभीर विचार में खोया हुआ हो। हा हा हा, क्या तुम डर रहे हो? अच्छा है, इसका मतलब है कि तुम जीवन को महत्व देते हो। यही तो सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन एक ही बार मिलता है। केवल वही लोग जो इसे सच में समझते हैं और संजोते हैं, वही जीवन का आनंद ले सकते हैं। तुम एक समझदार व्यक्ति हो, योनकताई। शायद तुम्हारा उत्तर हमें निराश नहीं करेगा। वह आदमी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे बोला, जैसे उसके भीतर एक बड़ा संघर्ष चल रहा हो। उसके चेहरे पर घबराहट थी, उसके शरीर में डर की हलचल थी और उसकी आंखों में एक चिंता की लहर दौड़ रही थी। उसका सिर व्यस्त था, जैसे वह सोचने की कोशिश कर रहा हो कि क्या यह पल वह निर्णायक क्षण है जब उसे सच बोलना चाहिए या चुप रहना। हाँ, उसने मुश्किल से शब्दों को बाहर निकाला, लेकिन हर शब्द जैसे उसे और गहरे संकट में धकेल रहा हो। उसकी आंखें तेजी से दौड़ीं, जैसे वह किसी रास्ते की तलाश कर रहा हो। उसे अब यह समझ आ गया था कि क्या उसे अपना साहस जुटाकर कुछ कहने का प्रयास करना चाहिए या चुप रहकर भागने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली और खुद को मजबूती से संभालते हुए कहा, वरिष्ठ प्रधानमंत्री क्यूई और वरिष्ठ तलवार राजा, शांगुआन परिवार हर साल अपने पूर्वजों के सम्मान में पूजा करता है। आमतौर पर 4 अगरबत्तियां जलाने की परंपरा है और 1 घंटे तक ध्यान किया जाता है। बेली जिंगवेई ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वह सोच रहा हो कि उसने सही उत्तर पाया है, और फिर शांगुआन फेन को देखा। लेकिन शांगुआन फेन ने सिर झुका लिया, जैसे वह पूरी तरह असहाय हो। बेली जिंगवेई के मन में एक गहरी निराशा की लहर दौड़ी। वह जानता था कि यह आदमी उनके सवाल का सही जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन वह आशा की एक आखिरी किरण देख रहा था। शांगुआन फेयुन ने जो सवाल पूछा था, वह सिर्फ शांगुआन परिवार के भीतर के लोग ही जान सकते थे। एक बाहरी व्यक्ति इससे परिचित कैसे हो सकता था? क्या यह सही नहीं है? बेली जिंगवेई ने बेमन से कहा, और उसकी आवाज में अब कोई भी सख्ती नहीं थी, बस एक हल्की सी निराशा थी।
पूर्वजों के सम्मान के लिए 1 घंटे का ध्यान पर्याप्त नहीं हो सकता? वह आदमी अब और नहीं सह सका। उसके चेहरे पर स्पष्ट भय और उलझन के निशान थे। उसने जैसे कोई और जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके मुंह से नहीं निकल पाए। वह पूरी तरह टूट चुका था। उसका आत्मविश्वास और साहस दोनों गायब हो चुके थे। अब शांगुआन यूलिन, जो इस पूरी स्थिति को बेहद गहरे से महसूस कर रहा था, अपनी स्थिति के बारे में विचार कर रहा था। वह जानता था कि इस सवाल का सही उत्तर उसे ही देना था, क्योंकि वह शांगुआन परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। लेकिन वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे यह कहना चाहिए या नहीं। क्या अगर मैंने इसे कहा तो क्या इसका मतलब होगा कि मैं शांगुआन परिवार का एक सच्चा उत्तराधिकारी हूं? वह सोचता रहा। और अगर नहीं कहा तो क्या इससे मेरी स्थिति और भी जटिल हो जाएगी? इस समय शांगुआन यूलिन का मन पूरी तरह से उलझन में था। वह न तो बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा था और न ही चुप रहने का रास्ता साफ हो पा रहा था। यह उसके जीवन का सबसे कठिन पल था और वह हर कदम को बहुत भारी महसूस कर रहा था। यह दुविधा, यह संघर्ष उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। किसी भी रास्ते पर वह जाए, उसे यही लगता था कि वह कहीं न कहीं खो जाएगा। उसका दिल भारी था और वह खुद को इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहा था। शांगुआन यूलिन ने शेष तीनों के हाव भावों को गहरे से देखा और अब उसे उनके बीच के अजीब व्यवहार का अर्थ समझ में आने लगा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और उसकी सोच में एक हलचल मच गई। बेली जिंगवई ने यह देख लिया और बिना रोक टोक के व्यंग्यात्मक हंसी के साथ उसके पास आकर मुस्कुराया। आराम करो, हा हा हा। बेली जिंगवई ने उसे नर्म तरीके से कंधे पर हाथ रखा, जैसे वह किसी पुरानी चालाकी का जादू कर रहा हो। जियोनताई, 2 भाई अभी अभी अपने रास्ते पर चले गए होंगे, आपने देखा ही होगा। अफसोस, जीवन इतना सुंदर है, लेकिन वे अपनी पूरी इच्छा कभी पूरी नहीं कर पाए। वे जल्दी चले गए। शायद उन्हें अपनी असंतोषजनक इच्छाओं का कोई रास्ता नहीं मिला। और अब आप तीसरे हैं। शायद आप उस सवाल का सही उत्तर नहीं जानते, लेकिन ये पहले 2 लोग आप तक पहुंचने से पहले ही चले गए। क्या आपको लगता है कि आप वही नहीं करेंगे? बेली जिंगवई के शब्दों में एक अजीब सी छिपी चालाकी थी, जो धीरे धीरे शांगुआन यूलिन के मन में कहीं गहरे प्रवेश कर रही थी। उसके शब्द न केवल सवाल कर रहे थे, बल्कि एक तरह से उसे मन ही मन हिला भी रहे थे। जीवन की छोटी छोटी इच्छाएं बेशक मौत के बाद भी अधूरी रह जाती हैं। अगर वे पूरी नहीं होती तो क्या फर्क पड़ता है? बेली जिंगवई की हंसी में अब एक गहरी निराशा का स्वर था। लेकिन तुम्हारी उम्र में यह सवाल ज्यादा जरूरी है ना? इस तरह की स्थिति में तुम भी यही सोचोगे कि क्या तुम अपना पूरा जीवन जी पाए, या तुम्हारी इच्छाओं ने तुम्हें कहीं न कहीं अटका दिया है? शांगुआन यूलिन के चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। उसका दिमाग अभी भी उलझन में था। क्या वह सचमुच किसी ऐसे मार्ग पर चल रहा था जहां उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी? क्या वह सचमुच इस जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकता था जो वह चाहता था? उसने महसूस किया कि बेली जिंगवई के शब्दों में कुछ गहरा था। शांगुआन का परिवार, हाँ, एक प्रतिष्ठित परिवार, हर साल बलि की रस्में, हर साल वही परंपराएं, ये किसी के लिए भी एक कड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन क्या वे परंपराएं सच में उसकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती हैं? क्या वे जीवन के उद्देश्य को समझने में उसकी मदद करती हैं? शांगुआन यूलिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह कुछ गहरे विचारों में खो गया हो। उसके भीतर की खामोशी अब बाहरी दुनिया से बहुत दूर थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी आंखों में एक नई समझ का आभास था। वह जानता था कि अब तक के उसके जीवन में जो भी रास्ते थे, वे शायद उसकी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं थे। वह सिर्फ परिवार और परंपराओं के पीछे दौड़ रहा था। बेली जिंगवई ने उसकी चुप्पी को महसूस किया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, शांगुआन परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास अपनी एक भूमिका होती है। यह भूमिका सिर्फ परिवार की महिमा और परंपराओं को बनाए रखने तक सीमित नहीं होती। हर किसी का अपना उद्देश्य होता है और कभी कभी वह उद्देश्य उस परिवार से कहीं बाहर होता है। शांगुआन यूलिन की आंखों में अब एक संकल्प था। वह जानता था कि जो भी उसे करना होगा वह उसे खुद तय करेगा, न कि किसी और के इशारों पर। उसकी सोच अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और सशक्त हो गई थी। मेरे चचेरे भाई शांगुआन यूलिन, तुम देखो, यही तुम्हारी असली परीक्षा है। बेली जिंगवई ने उसकी आंखों में गहरी दिलचस्पी के साथ देखा, जैसे वह इस पूरी स्थिति में अपनी जड़ी बूटी का असर देखने का इंतजार कर रहा हो।
समझो, परिवार की महिमा का भार केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि सभी पर होता है। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है, लेकिन तुम्हें इसे पहचानने की जरूरत है। शांगुआन यूलिन ने बेली जिंगवेई की बातों को अपने मन में गहरे से महसूस किया। उसके भीतर एक नई शक्ति का एहसास होने लगा था। वह जानता था कि अब उसे अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ने का समय आ चुका है।